स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बजने के साथ ही वक्त है दहाड़ का। बिहार में नीतीश युग के अंत के साथ ही एक नए युग, सम्राट युग की शुरुआत हो चुकी है। महीनों से चल रही अटकलों पर आज विराम लग गया, क्योंकि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। लेकिन इस इस्तीफे से भी बड़ी खबर, वो चेहरा है जिसे बीजेपी ने बिहार की कमान सौंपने के लिए चुना है। जी हां, सम्राट चौधरी, जो कि बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे, कल शपथ ग्रहण करेंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का विधानमंडल का नेता चुना गया और अब एनडीए की औपचारिक मोहर लगना बाकी है। कल यानी कि 15 अप्रैल को लोक भवन के प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां सम्राट चौधरी बिहार के नए मुखिया और बीजेपी के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। आज इस मंच पर सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी ने सम्राट चौधरी के नाम पर ही दांव क्यों लगाया? क्या बीजेपी ये मान चुकी है कि बिहार में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए उसे कद्दावर ओबीसी चेहरे की जरूरत है? क्या सम्राट चौधरी को आगे करके बीजेपी ने नीतीश कुमार के सबसे मजबूत लव कुश समीकरण में सेंधमारी की फाइनल स्क्रिप्ट लिख दी है? जिस कुशवाहा समाज से सम्राट चौधरी आते हैं, वो बिहार की सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। तो क्या बीजेपी का यह फैसला सीधे तौर पर आरजेडी और जेडीयू के वोट बैंक पर एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है? क्या सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी के लिए वो तुरुप का इक्का साबित होंगे जो पार्टी को अपने दम पर बहुमत तक लेकर जाएंगे, या फिर गठबंधन की राजनीति में ये एक नया एक्सपेरिमेंट भर है? आज इन्हीं सवालों के साथ दहाड़ में करेंगे चर्चा की शुरुआत कि क्या बिहार में अब सम्राट युग की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन उससे पहले वार पलटवार। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत चीजें सिखाया है, कैसे सरकार चलाया जाता है, कैसे बिहार में सुशासन स्थापित होगा, बिहार के लोकतंत्र के लिए क्या ठीक है। मैं तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए, जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, 2047 में भारत विकसित हो, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे। चुनाव से पहले ही तय था जी, इसमें कहाँ किसी को सब कुछ दिखाई दे रहा था। तय हुआ कि भाई नीतीश जी को रहने नहीं देगा लोग, भाजपा के लोग चुनाव के बाद जी। और जो भी जिनका नाम आया है सम्राट चौधरी, तो लालू जी के पाठशाला के, लालू जी के ही इर्द गिर्द जो है बिहार की राजनीति जो है चलती रहेगी। लेकिन अब बीजेपी सरकार है बिहार में, तो अब क्या आप कैसे देखते हैं आने वाले फ्यूचर को? अगर बिहार के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो बीजेपी को एक मौका। 20 साल बीजेपी भी साथ में राज किया जी, बिहार का खजाना खाली है। 2 दशक से ज्यादा जिनके नेतृत्व का लाभ बिहार बिहारियों को मिला, आज जब वो अपने नए पड़ाव की ओर, केंद्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, जहां उन्हें ढेर सारी भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं, तो यकीनन उन्हीं के मार्गदर्शन पर बिहार का नया नेतृत्व, हमारी सरकार आगे बढ़ने का काम करेगी, ये विश्वास दिलाता हूं। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले आइए आपके सामने रख देती हूं आज की दहाड़ के सवाल। पहला सवाल यही बनेगा इतिहास। बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम, बिहार में बीजेपी का निजाम, सम्राट को सुशासन की कमान, बिहार को मिला सम्राट, अब बीजेपी का राजपाट। फॉर्मूला तय, 2 डेप्यूटी सीएम, सम्राट सीएम। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की प्रवक्ता अनामिका पासवान, कांग्रेस के प्रवक्ता प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रा हमारे साथ हैं, आरजेडी के प्रवक्ता अनुज कुमार तरुण जी हमारे साथ हैं, जेडीयू के प्रवक्ता कुंवर अजय सिंह हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रमनीश वत्स जी हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत करने से पहले आइए इसी खबर से जुड़ी हुई ब्रेकिंग आपको दे देते हैं। खबर, लोक भवन पहुंच चुके हैं सम्राट चौधरी, जहां पर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे सम्राट चौधरी, जिन्हें विधानमंडल का नेता बीजेपी ने चुन लिया है और बिहार में बीजेपी के सीएम होंगे। सम्राट चौधरी कल शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन सरकार बनाने का दावा उससे पहले पेश उनकी तरफ से किया जाना है राज्यपाल के समक्ष, और उसी के लिए अभी पहुंच चुके हैं राज्यपाल के पास शिवराज सिंह चौहान,
विनोद तावड़े भी इस वक्त लोक भवन पहुंचे हैं। जीतन राम मांझी और नित्यानंद राय लोक भवन पहुंच चुके हैं और इसी के साथ सरकार बनाने का दावा उनकी तरफ से पेश किया जाएगा। सर्वेश मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़े हैं, उनसे एक क्विक अपडेट लेते हैं, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। और इसी बात का इंतजार भी था सर्वेश, क्योंकि अब उनकी तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश किया जाना है। लेकिन जरा जल्दी से इस खबर के बीच में प्रतिक्रियाएं बता दीजिए, वहां की पार्टीज की तरफ से क्या आ रही हैं इस बड़े डेवलपमेंट के बीच में। जी देखिए, जो डेवलपमेंट यही है कि फिलहाल सम्राट चौधरी लोक भवन के अंदर पहुंच चुके हैं और उनके साथ साथ शिवराज सिंह चौहान हैं, विनोद तावड़े हैं, उसके अलावा नित्यानंद राय हैं, जीतन राम मांझी हैं और सरकार बनाने का दावा सम्राट चौधरी ने पेश कर दिया है। और कल सुबह 11 बजे सम्राट चौधरी को यहाँ राज्यपाल सैयद अता हसनैन जो हैं पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी कल बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज हो जाएंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो फिलहाल लोक भवन के भीतर तमाम नेता मौजूद हैं, सम्राट चौधरी मौजूद हैं और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है। तो ये ताज़ा जानकारी है। और अभी जो ये आप देख रही होंगी कि काफिला किस तरीके से यहाँ पे जो है अधिकारियों का है, वो सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी सख्त कर दी गई है यहाँ पे। और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे उनकी मौजूदगी है और इंतजार इस बात का है अब कि सम्राट चौधरी बाहर निकले। उसके बाद से जो प्रक्रिया होगी, जो मंथन होगा, वो मंत्रिमंडल के ऊपर होगा कि मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो उस पर अब इसके बाद मंथन होगा। हालांकि माना यह जा रहा है कि कल 2 लोग और शपथ ले सकते हैं, जिसमें 2 डिप्टी सीएम की बात हो रही है। एक विजेंद्र यादव का नाम उसमें सामने आ रहा है और एक विजय चौधरी का। निशांत को मनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन निशांत अभी भी तैयार नहीं हुए हैं। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक तो माना यह जा रहा है कि विजेंद्र यादव और विजय चौधरी 2 लोग जेडीयू कोटे से कल मंत्री पद की शपथ लेंगे। उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और बाकी उसके बाद जो अन्य लोग होंगे उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे इस खबर पर और ज्यादा जानकारी आएगी वैसे वैसे तस्वीरों के साथ हम लौटेंगे। फिलहाल के लिए आपका सर्वेश शुक्रिया जानकारी के लिए। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अनामिका पासवान जी, आप ही के साथ आना चाहूंगी और 2 बातों की बधाई देते हुए अपने सवाल की तरफ बढ़ूंगी। पहली बधाई आपको इस बात की कि बिहार में पहला बीजेपी का सीएम अब होने जा रहा है, नाम सम्राट चौधरी। और दूसरी बधाई इस बात की कि अब आप जूनियर पार्टनर नहीं रहे, अब आप छोटे भाई की भूमिका से बाहर निकलकर सीएम के चेहरे के साथ सामने आ रहे हैं। लेकिन स्ट्रैटेजी क्या है बीजेपी की, क्योंकि विपक्ष को अब भी इस फैसले पर काफी संशय है। देखिए, ये एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के विधायक दल के नेता चुने गए हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री जीतन राम मांझी जी, श्री चिराग पासवान जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी शीर्ष नेतृत्व गणों ने मिलकर बिहार के मुख्यमंत्री पर मुहर लगाई है और खासकर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का खास आशीर्वाद मिला है। तो आप नहीं कह सकते हैं कि ये बीजेपी के मुख्यमंत्री, ये एनडीए के मुख्यमंत्री हैं और एनडीए बिल्कुल परिवार की तरह रहते हैं। हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के फैसले के साथ खड़े रहते हैं। ये विपक्षियों की तरह लड़ते नहीं है और विपक्ष तो सवाल उठाने का ही अपने ऊपर श्रेय लेता है और लेता रहेगा, वो सवाल उठाएगा ही चाहे हम कुछ भी कर दें। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है बिहार का विकास, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। वह बिहार के विकास के इतिहास की बात जब भी होगी तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का नाम आएगा और उनका मार्गदर्शन हमेशा बिहार के साथ खड़ा रहेगा और उनके मार्गदर्शन में ही एनडीए की सरकार ही चलेगी। क्योंकि आप बार बार कह रही हैं बीजेपी की सरकार, बीजेपी के मुख्यमंत्री, तो मैं इस बात को नहीं मानती क्योंकि ये एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार है और एनडीए की ही सरकार रहेगी। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला है, हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी को सभी लोगों ने भरोसा जताया है कि वो और भी बेहतर करके दिखाएंगे, लेकिन मार्गदर्शन हमारे माननीय श्री नीतीश कुमार जी का ही होगा। तो ये बातें बोलना
जी नहीं नहीं, ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी की अपनी कैलकुलेशंस नहीं होती हैं, समीकरण साधने की कोशिश नहीं होती है, स्ट्रैटेजी नहीं होती है, और फिर लगता है कि अंदर की जो खबरें निकलकर सामने आती हैं उनको भी कमतर नहीं आंकना चाहिए। अनामिका जी, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, नीतीश कुमार के पैर छुए सम्राट चौधरी ने, और नीतीश कुमार साथ साथ खड़े नजर आए, कैसे दोनों एक गाड़ी से बाहर निकले। जाहिर बात है कि जनता के सामने ये खूबसूरत और एनडीए की एकता की सुखद तस्वीर पेश करती है। लेकिन डॉक्टर अनुज कुमार तरुण साहब, अब क्या लगता है आरजेडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर रहने में आप लोग फेस करेंगे? नहीं, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, ना ही हमारे लिए कोई नई बात है पूर्णिमा जी। हम लोग चुनाव के समय से ही कहते आ रहे हैं कि जो 25 से 30 फिर से नीतीश का जो नारा है वो एक छलावा है। ये बिल्कुल नीतीश कुमार को फिनिश कर देंगे, और वही हुआ जिसका है जो कि आज रिजल्ट के रूप में भी देखने को मिली। तो कोई हमारे लिए नई बात नहीं है, हमारे लिए तो जनता का मुद्दा महत्वपूर्ण है। ये वही सम्राट चौधरी है ना जो गृह मंत्री बनते ही दलितों के घर पे है जो कि बुलडोजर चला दिया कड़कड़ाती ठंड में। कितने पासवान लोगों का है जो कि बयान इसमें आया कि नालंदा में क्या हुआ था। तो मैं इन चीजों पे नहीं जाता। आज खैर आज 2 महीना से जो बिहार का कामकाज ठप करके अभी तक सीएम कैंडिडेट तय नहीं कर पा रहे थे, चलिए उसका पटाक्षेप हुआ और इस चीज का अंत हुआ। कम से कम अब हम उम्मीद करते हैं कि बिहार में विकास कार्य और बजट वगैरह पे काम होगा ताकि बिहार का विकास हो। तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं, हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्राट चौधरी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो ठीक है, कुल मिला के हम नहीं, तो पहले भी कहते आ रहे हैं कि बिहार की अगर मगर तो अब रहा ही नहीं रहा। लेकिन एक बात तो पूरी बात होने दीजिए पूर्णिमा जी, मेरी बात खत्म नहीं हुई। हम लोग बार बार कहते आ रहे हैं कि बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव केंद्रीय विषय हैं, उनके बिना राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती। चलिए, हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे ही स्कूल से निकल कर ये आए हैं और अपने बीजेपी के तमाम विरोधियों को पछाड़ते हुए आज मुख्यमंत्री के रूप में जो कि हमारे सामने है। ये अच्छी बात है। तो कुल मिला के पहले ही कहे कि जो बिहार की धरती है वो समाजवादियों की धरती है। इसी कारण से बीजेपी को कभी नसीब नहीं हुआ कि बिहार के सत्ता पर है जो कि ये मुख्यमंत्री का किसी को बिठा पाए। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार को इन्होंने हाईजैक किया, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं के जो भावनाएं थी उसको आहत किया और जबरन इन्होंने एन किसी इन्होंने मुख्यमंत्री अपना थोप दिया। इसलिए हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव बार बार कहते आए हैं कि जो भी सीएम का चेहरा होगा वो बिहार के जनता के द्वारा चुना हुआ नहीं होगा, ये मैनेजमेंट वाले हैं जो कि सीएम होंगे। और यही हुआ, जिसका बागडोर कहाँ होगा, दिल्ली से होगा, पर्चा से खुलेगा। अब इनके अंदर इनके पार्टी के इंटरनल मामला में नहीं बोलना चाहता, सम्राट चौधरी रशिया से लैंड होकर आए हैं क्या, जो दिल्ली से चलेगी सरकार? रशिया बिहार की राजनीति में कब से सक्रिय हैं, सत्ता के केंद्र में रहे हैं, चाहे आपकी पार्टी में रहे हो, जेडीयू में रहे हो या फिर बीजेपी में रहे हो। सर तरुण साहब, अभी आपने एक लाइन बोली, मेरी बात सुन लीजिए। अभी आपने एक लाइन बोली, सवाल का जवाब, अभी आपने एक लाइन बोली, नहीं दे दिया आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। अभी जो आपने लाइन बोली कि लालू प्रसाद यादव के स्कूल से निकलकर आए हैं तो बहुत अच्छी बात है कि पद मिला है, तो लालू प्रसाद यादव के स्कूल से तो फिर बहुत लोग निकल कर आए हैं, लेकिन सीएम की कुर्सी पर नहीं है। लेकिन सीएम की कुर्सी पर नहीं है, ये भी याद रखना चाहिए। अनामिका जी से जवाब ले लीजिए पहले। अनामिका जी जवाब देंगी आपके आरोपों का। अनामिका जी बोलिए। आप बोल रहे थे, मैं बहुत बेहतर तरीके से सुन रही थी, तो आपको भी सुनना चाहिए। और आप सामाजिक न्याय की अगर सवाल हमसे क्या, आप जवाब ले लीजिए हमसे। सवाल इसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा तरुण जी, इसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा, जवाब ले लीजिए। ठीक है। बिल्कुल शोभा नहीं देता, क्योंकि आपके ऊपर सिर्फ वंशवाद का प्रभाव है। और किस पाठशाला की बात करते हैं जो लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को नहीं पढ़ा पाए? चरवाहा विद्यालय में भी पढ़ा देते तो शायद पढ़ जाते। लालू प्रसाद यादव जी अपने पुत्र को जिसे मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब देखते हैं उनको वो नहीं पढ़ाए, और आप पाठशाला की बात करते हैं। लालू प्रसाद यादव जी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पाठशाला में पढ़े, जेपी आंदोलन से निकल कर आए। कितने परसेंट वो उनके पद चिन्हों पर चलकर आए, जरा बता दीजिए ना। अगर ये वंशवाद बिहार में अब चलने वाला नहीं है, ये तो आप जान लीजिए। आज जिस तरह के बोल है आपके, उसी की वजह से आज आप 25 पे आए हैं, और अगली बार बिहार की जनता आपको 5 पर उठा के फेंक देगी। ठीक है, 5 पर ला के रख देगी। ओके तरुण साहब, ठीक है तरुण साहब, जल्दी 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद मैं अजय सिंह जी और रंजीत जी आपके पास, फिर रमनीश जी आपके पास आती हूँ। तरुण जी जल्दी से। पूर्णिमा जी 2 तरह की बात है। एक सवाल आपने किया, एक है जो कि बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा।
वंशवाद की बात कर रहे थे, बताइए सम्राट चौधरी के पिता कौन थे? वही थे ना जो बीजेपी को मिट्टी में गाड़ देंगे। क्या वहां वंशवाद नहीं था? दूसरी बात, उन्होंने चरवाहा विद्यालय की बात की। मुझे नहीं पता कितनी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन मैं डॉक्टर हूं और मैं प्रोफेसर हूं, मैं चरवाहा विद्यालय का स्टूडेंट रहा हूं। और कुछ क्या मैं आपसे कम पढ़ा लिखा हूं? किसी भी टॉपिक पे आप बात कर लीजिए, तो मैं इस पे नहीं जाता। उसके बाद भी मैं कहता हूँ, ठीक है अनामिका जी, बात आपके बीच में मैंने नहीं बोला, आपके बीच में मैंने नहीं बोला, आप सुन लीजिए पूरी बात। ये वही सम्राट चौधरी हैं जो दलितों के घर पे बुलडोजर चला दिए। और आप भी, मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। आप समझिए किस समाजवादी विचारधारा से होंगे ये सम्राट चौधरी। लेकिन तरुण साहब, कुछ देखिए ऐसे किस्से होते हैं ना जिनसे पीछा कभी छूटता नहीं है, वो गोल गोल घूम के हमेशा वापस लौटेंगे ही। अभी उन्होंने जब चारा घोटाले का जिक्र कर दिया तो वो उसी सेंस में था जिस सेंस में उनको अपनी बात कहनी थी। जैसे आपने सम्राट चौधरी की बात कह दी, उन्होंने लालू प्रसाद यादव की बात कह दी, तो ये सब तो चलता रहता है। ठीक है, वो डेफिनेशन छोड़ देते हैं। अनामिका जी, उस पर कई बार चर्चा हो चुकी है। आपके हिसाब से उसकी डेफिनेशन अलग है, इनके हिसाब से उसकी डेफिनेशन अलग है। ठीक है, ओके कुंवर अजय सिंह साहब, ठीक है कुंवर अजय सिंह साहब, आपको लाती हूँ। क्या आपको बधाई दे दूं कि दोनों डेप्यूटी सीएम जेडीयू कोटे से होंगे? पूर्णिमा जी, आवाज कट रही है पूर्णिमा जी। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है कुंवर साहब? जी पूर्णिमा जी आ रही। कुंवर साहब, आपको दे दूं बधाई, दोनों डेप्यूटी सीएम जेडीयू कोटे से होंगे? पूर्णिमा जी, पहले तो हमें यह तय करना होगा कि हम लोकतंत्र में रहते हैं या राजतंत्र में रहते हैं। हम गांधी, लोहिया, जेपी और कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार करते हुए जब लोकतंत्र की पराकाष्ठा पे हम पहुंच रहे हैं, सत्ता का हस्तांतरण कर रहे हैं, तब भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। जब हम इलेक्शन के दौरान ये भी कहते थे कि नीतीश जी का उम्र बढ़ गया है और इन्हें किसी चीज का सूद नहीं है, तो ये अपनी बातों पे स्वयं नहीं खरा उतर सकते। आज बिहार प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में मिसाल है कि गांधी, लोहिया, जेपी के सपनों को साकार करते हुए हम लोकतंत्र की पराकाष्ठा में सत्ता का हस्तांतरण नहीं कर रहे हैं, नेतृत्व परिवर्तन, लोकतंत्र की पराकाष्ठा जिसको कहते हैं। लोकतंत्र में नेतृत्व का चयन कैसे होना चाहिए, ये हमें लालू जी के पार्टी से नहीं सीखना है कि लालू जी के बाद राबड़ी जी और राबड़ी जी के बाद तेजस्वी जी। तो ये चीजें, एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री उनके बेटे को हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बनाने में लगे हुए हैं और उन्होंने स्वीकार नहीं किया किसी प्रकार का पद। ठीक दूसरे तरफ ये लोग किस तरीके से सत्ता का खेल खेलते रहे हैं। और आज अगर हम बार बार इस बात को आपके चैनल के माध्यम से मैं कहने जा रहा हूं कि लोकतंत्र की पराकाष्ठा यही है, गठबंधन धर्म का पराकाष्ठा यही है कि अगर आज हम सत्ता में नेतृत्व परिवर्तन कर रहे हैं, सहजता के साथ हम एक दूसरे के आशय को समझते हुए, नेतृत्व की क्षमता को समझते हुए अगर सत्ता का हस्तांतरण कर रहे हैं, तो हम लालू जी के पार्टी को किसी को मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस वाले को नहीं बनाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एनडीए का ही है जो आज 20 सालों से। ये तो उम्मीद मत करिएगा ना कि जेडीयू कैडर की नाराजगी को हम भूल जाएं। देखिए, कार्यकर्ताओं की नाराजगी होती रहती है और नेता उसको देख करके उसके अनुसार सामंजस्य स्थापित करते हैं। एक कार्यकर्ता की बात है, ये तो हर कार्यकर्ता चाहता है कि हमारा नेता देश का मुख्यमंत्री बने, देश का प्रधानमंत्री बने, देश का राष्ट्रपति बने, देश का सर्वोच्च पद उसके नेता को मिले, ये हर कार्यकर्ता चाहता है। पर गठबंधन धर्म का भी एक धर्म होता है, गठबंधन का एक धर्म होता है जिसे निभाना सबका फर्ज है और इसे लोकतंत्र की पराकाष्ठा इसी बात में निर्भर करती है। ठीक है, और क्या इस बात को रंजीत कुमार मिश्रा साहब आप मानते हैं कि कांग्रेस का उस तरीके से अब बिहार में मौजूद ना होना
बाकी लोगों के लिए ज्यादा स्पेस की वजह बनता गया, क्योंकि अब सीधी सीधी लड़ाई आप देख लीजिए कहां होती जा रही है और धीमे धीमे सिमटती हुई कांग्रेस। तो भले ही चेहरा इनका कोई भी हो और मुख्यमंत्री पद अब कोई भी संभाले, लेकिन कांग्रेस के लिए चिंता का विषय तो तब भी था जब चुनाव हारे थे बुरी तरीके से, और आज भी चिंता का विषय बरकरार रहना चाहिए फिर तो। पूर्णिमा जी, मूल रूप से बात यह है कि चुनाव में एक नारा चला 25 से 30 फिर से नीतीश, आते ही 26 हटा दिए गए नीतीश। ऐसा क्या हो गया 5 महीनों में? पहले तो चुनाव के पहले 6 महीने तक पूरी सरकार बंधक रही, कोई कार्य नहीं हुआ, और जब सरकार बनी और बिहार के लोगों को यह उम्मीद बनी कि अब अगली सरकार काम करेगी, तो पिछले 5 महीने इन लोगों ने इसी में निकाल दिए कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और अभी मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के दोनों लोग वंशवाद की बात कर रहे थे, तो इनको ये बताना चाहिए कि क्या निशांत कुमार आगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, ये निश्चित करके चैनल पर ये बता रहे हैं क्या? दूसरी बात कि यही सम्राट चौधरी क्या वंशवाद के प्रतीक नहीं है? इस एक बात समझिए पूर्णिमा जी, आज की जो घटना है इसकी पटकथा चुनाव के पूर्व लिखी जा चुकी थी। और चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि बार बार इसकी चर्चा हो रही थी कि चुनाव नीतीश जी के नाम पर लड़ा जाएगा और चुनाव में जीतते ही भारतीय जनता पार्टी उनको निपटा देगी। जैसे महाराष्ट्र इत्यादि में उन्होंने शिवसेना को निपटाया, पंजाब में अकाली दल को निपटाया, तो वो यही काम नीतीश जी के साथ करने वाली थी। इसकी पूरी चर्चा चुनाव के दौरान होती रही। मुख्य बात यह है पूर्णिमा जी कि ये बिहार की जनता के साथ सीधा धोखा है कि आपने वोट लिया किसी व्यक्ति के नाम पर, वहां एनडीए के नाम पर या भाजपा के नाम पर या जदयू के नाम पर वोट नहीं मांगा। मुझे लगा रंजीत जी कहीं कहते कहते इधर निपटाया उधर निपटाया, ये ना कह देते कि जैसे कांग्रेस को निपटाया बाकी राज्यों में। अब ये भी बता दीजिए कि जो पहले से पटकथा लिख दी गई थी, जो मिश्रा जी इतना कन्विंसिंग बता रहे हैं, उसकी प्रूफ रीडिंग आपकी पार्टी में तो नहीं आई थी कि प्रूफ रीडिंग करके दे दीजिए तो आपको ज्यादा पता हो रहा है? पूर्णिमा जी, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसकी हस्ती मिटाने की ताकत किसी को नहीं है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो। वो ऐसी लता है ना जो जिसको छोड़ते ही वो पूरी लता फैलती है। क्योंकि कांग्रेस इस देश की आत्मा है, इसलिए उसकी चिंता आप ना करें। कांग्रेस फिर से और मजबूत होकर। मैं तो नहीं कर रही और लग रहा है आप भी नहीं कर रहे सर। दिक्कत तो इसी बात की है, मैं तो नहीं ही करूंगी, लेकिन आप भी नहीं कर रहे, उसकी चिंता, ये ज्यादा बड़ी दिक्कत की बात है, आप समझिए। अनामिका जी इस पर काउंटर रखना चाह रही है, लेकिन उससे पहले एक बार अनामिका जी जरा मैं रमनीश जी से जवाब लेना चाहूंगी। रमनीश जी, इस पूरी स्ट्रैटेजी को आप कैसे देखते हैं? ये तो तय है कि अब बिहार में बीजेपी अपना विस्तार करती हुई नजर आएगी, लेकिन इस पर एक फिर पॉलिटिकल क्वेश्चन आता है। एक सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश है सम्राट चौधरी के नाम पे, ओबीसी चेहरा है, और जो पहले लव कुश वाला फॉर्मूला था, या जो कोर वोटर जेडीयू के थे या जो कोर वोटर थे आरजेडी के, वहां पर आपको लगता है सम्राट चौधरी के नाम से उस कोर वोटर पे जो बाकी पार्टीज को बिलोंग करते थे बीजेपी अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी? खास करके बिहार की राजनीति, जहाँ चूँकि मैं भी बिहार से हूँ, तो मुझे लगता है कि पूर्णिमा जी सारे मापदंडों को भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान में रखते हुए सम्राट चौधरी, देखिए इतने लंबे समय से ये मंथन चल रहा है, लेकिन सम्राट चौधरी के नाम से ही मुहर लगती है। चूँकि सम्राट चौधरी के नाम की बात करें तो सम्राट चौधरी के अंदर नेतृत्व क्षमता की बात करें, चाहे गृह मंत्री के नाते जिस तरह से कानून व्यवस्था को उन्होंने संभाला, और आप देखिए कि कितने कम समय भारतीय जनता पार्टी ने उनकी नींव को पकड़ लिया, नस को पकड़ लिया कि सबसे पहले आप देखिए ना, सबसे पहले आप एमएलसी, भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, एमएलसी बनते हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष बनते हैं, फिर प्रदेश अध्यक्ष, फिर पंचायती राज के मंत्री, फिर डिप्टी सीएम, और आज देखिए सीएम। इसके पीछे क्या कहानी रही होगी? अब बात आती है कि ये लालू प्रसाद यादव जी के विद्यालय जो है चरवाहा विद्यालय, वहाँ से ही, उसी की पाठशाला से निकले हुए हैं। तो उसके पहले मैं पीछे जाना चाहूँगा कि पाठशाला से निकलने की बात है तो वो तो तेजस्वी यादव भी निकले हैं, लेकिन तेजस्वी यादव उस पाठशाला से निकले और 9वीं फेल हो गए। उसके बाद फिर भी उनको डिप्टी सीएम बनाया जाता है। फिर बात करें इनकी सम्राट चौधरी की, सम्राट चौधरी उन्हीं की पाठशाला में कहा जाता है निकले, तो देखिए कि उसमें
कहीं ना कहीं अपनी नेतृत्व क्षमता को कहीं ना कहीं उन्होंने साबित तो किया होगा ना। इसी के बदौलत तो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, इतना बड़ा उनको पद दिया जाता है। तो मुझे लगता है ये जो है कर्म और पुरुषार्थ के बल पर दम पे सम्राट चौधरी आज आए हैं। इसमें कहीं से भी कोई मुझे लगता है लालू प्रसाद यादव जी की कहीं भी कोई नहीं। चूंकि लालू प्रसाद यादव की बात आती है तो उन्होंने कहा कि राजनीति, बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा, यदि कोई कल्पना के तरु जो हैं उसके एक फल के रूप में लालू प्रसाद यादव जी को जाना जाता है। तो लालू प्रसाद यादव जी को जाना जाता है इस रूप में कि बिहार में चारा घोटाला सबसे बड़ा उन्होंने किया था। बिहार में उनको यदि राजनीतिक परिदृश्य के रूप में देखा जाए तो उनको आईआरसीटीसी घोटाला के रूप में जाना जाता है। फिर रेलवे टेंडर जो है घोटाला, उसमें जाना जाता है। फिर लैंड फॉर जॉब्स के मामले में जो कि जमीन उन्हें हथिया लिया और नौकरी भी नहीं दी गरीबों को, उसके लिए जाना जाता है। तो लालू प्रसाद यादव को जाना जाता है कि जंगल राज, जिस तरह से हमारी कानून व्यवस्था को उन्होंने गला घोंट दिया था और मां बहनों को जिस तरह से गला घोंट लिया था, उसके लिए जाना जाता है बिहार की राजनीति में। लालू प्रसाद यादव को इसलिए जाना जाता है कि उन्हें राजनीतिक ध्रुवीकरण जिस तरह से उन्होंने किया, तुष्टीकरण की राजनीति जिस तरह से उन्होंने किया, शहाबुद्दीन जैसे लोगों को, एक आतंकवादी को जिस तरह से उन्होंने पालन पोषण करने का काम किया, इसलिए जाना जाता है। लालू प्रसाद यादव जी को जाना जाता है कि शहाबुद्दीन जैसे लोगों का, जिसका आतंकवादी से कनेक्शन, पाकिस्तान से कनेक्शन था और उसने पूरे बिहार की मटिया मेट कर दी थी, संस्कृति दोहन जिस तरह से किया जाता था। और हमारे रामचरितमानस को उनके ही सरकार में, तेजस्वी यादव जी के सरकार में जब वो डिप्टी सीएम हुआ करते थे, तो उनके जो शिक्षा मंत्री उनको जलाने का काम करते, उनका अपमान करने के काम करते थे। इसलिए बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव को जाना जाता है। आज सम्राट चौधरी का मैं बहुत बहुत आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से ओबीसी चेहरा जो 27% है और ईबीसी को भी मिला लिया जाए तो 63% कम से कम आबादी है, उसका वो प्रतिनिधित्व करेंगे। उसके साथ साथ जो सवर्ण है और अलग अलग जातियां हैं, सबों का, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा ये भी है सबका साथ और सबका विकास। किसी एक जाति विशेष को ध्यान में रखते हुए किसी उसका कहीं से भी पालन पोषण नहीं किया, उसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। तो ये बिहार की राजनीति में मुझे लगता है बहुत बड़ा उदय है। डेवलपमेंट मॉडल ने सुपरसीड किया है, लेकिन भारत देश की राजनीति में जाति देखकर स्ट्रैटेजी ना बनाई जाए, ये रमनीश जी संभव नहीं हो सकता। और बिहार के लिए तो कम से कम आप ये नहीं कहिए, क्योंकि बिहार में जाति है जो कभी जाति नहीं है। पहले जरा आपका रिएक्शन लूंगी तरुण साहब, लेकिन साथ ही अनामिका जी बताते हुए, क्योंकि नितिन नवीन साहब ने कह दिया, एक बात तो बिल्कुल सही थी कि कल भी एनडीए की सरकार थी, आज भी एनडीए की सरकार, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है। अब जल्दी से तरुण जी जवाब देंगे, फिर उसके बाद अनामिका जी आपसे जवाब लेती हूँ। देखिए पूर्णिमा जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि जो विश्लेषक आपने बिठाया है वो सही मायने में विश्लेषक हैं या बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अगर विश्लेषक होते तो इतने हल्के सतही तौर पे बात नहीं करते। इनको बिहार के इतिहास की अगर बात करना है तो क्या लालू प्रसाद यादव से पहले बिहार का इतिहास नहीं था क्या? उस समय गरीब गुरुआ दलित पिछड़ों के साथ क्या होता था? कौन उनके साथ बलात्कार करता था? कौन उनके पशुधन छीन लेता था? कौन उनको खटिया पर नहीं बैठने देता था? कौन उसको कोड़े बरसाता था? तो इनको इतिहास को इतने हल्के में ना ले। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि तेजस्वी प्रसाद 9वीं फेल हैं, 9वीं पास हैं। अरे भैया, आपने अभी जो सीएम चुना है वो कौन से पास हैं भाई? वो तो 7वीं फेल हैं। तो कुल मिला के आप विश्लेषक के तौर पे एक तरफा निर्णय तो ना लें। दूसरी बात, चारा घोटाला की आपने बात किया। अब चारा घोटाला तो आपको याद रहता है, लेकिन अभी इस सरकार में जो 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, जो चारा घोटाला 7-8 गुना ज्यादा है, उसको भूल जाते हो आप। दूसरी बात, एनसीआरबी का डाटा मैं बताता हूँ, 20 वर्षों में हत्या 65,000, अपहरण 1 लाख, बलात्कार 25,000, चोरियां 3 लाख, और हर पटना जैसे शहर में 25 घंटा में एक हत्या हो रही है। अररिया में जो कि गला काट करके जमीन पर रख दिया जाता है, नालंदा में महिला को नंगा घुमाया जाता है, छोटी बच्ची के साथ बलात्कार होता है, और आपको अपराध समझ में नहीं आता। तो आप विश्लेषक हैं, विश्लेषक के तौर पे बात करिए, पार्टी के सबसे पहली बात है, फिर मेरा जवाब अलग हो जाएगा। अनुज जी, आप 7वीं पास है। नहीं, सबसे पहले आप ये आपको ये सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा। अगर क्या नहीं, आप ये बताइए, 7वीं पास है, इसका सर्टिफिकेट आपके पास है क्या?
नहीं, बात को घुमाने की कोशिश मत करिए, कुछ और मत बोलिए। आप ये पहले बताइए कि सम्राट चौधरी जी का आपके पास कोई सर्टिफिकेट है क्या? इनके पास आपके पास कोई सर्टिफिकेट है क्या? ने भी उठाया। नहीं, आप ये बताइए। ठीक है, आप जितने भी पैमाने आप रख रहे हैं, जितने भी आप प्रमाण के रूप में रख रहे हैं, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? उसके बावजूद भी बिहार की जनता, आम जनता ने आपको बाहर कर दिया। क्यों नहीं याद है? आप बताइए कि लगातार आप सत्ता से बाहर क्यों हैं? इसका कारण क्यों है? क्यों नहीं बोलते आप? क्या कारण रहा होगा? लालू प्रसाद यादव बिहार की आम जनता जो है वो भोली भाली जनता नहीं देखना चाहती है। जिस तरह से राजनीतिक ध्रुवीकरण में जाति को सामने लेके आया जाता था, और जिस तरह से सवर्णों को पीटा जाता था, जिस तरह से कहा जाता था बूढ़ा बाल साफ करो, बिहार राजपूत लाला और उसके बाद ये सारी जातियां जो है उनको पीसा जाता था, उनको टारगेट बनाया जाता था। तरुण जी, देखिए बिहार की आम जनता सबका साथ और सबका विकास मानती है, और उसका एक मंत्र के रूप में आज तरुण जी, अगर आपका सर्टिफिकेट देने का जो पूरा एक आपने लंबा समय लिया, अगर वो पूरा हो गया हो तो ये बता दीजिए मुझे, तो ये बता दीजिए कि बिहार में, आप ये बता दीजिए कि बिहार में लैंड फॉर जॉब स्कैम नहीं हुआ। लाइन दीजिए उस जॉब को आप मुझे ये कह दीजिए कि बिहार में चारा घोटाला नहीं हुआ। विपक्षी पार्टियों को अभी जितने आंकड़े आपने गिनवाए, कह दीजिए कि आरजेडी के शासनकाल में, लालू यादव के शासनकाल में जंगल राज नहीं था। आप कह दीजिए महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं होता था। आप कहिए, अपने आप को क्लीन चिट दीजिए पहले, बोलिए कि ये सब कुछ नहीं हुआ था आरजेडी के शासनकाल में। आवाज नहीं आ रही है। अभी आवाज नहीं आएगी साहब आपको। देखिए पूर्णिमा जी, चूंकि मैं एक बिहारी होने के नाते वो दर्द को बयां किया, जैसा कि मैंने सिवान में, मैं बताऊं खास करके साहबुद्दीन के समय में, खास करके खड़े खड़े उनको जो है मगरमच्छ के मुंह में व्यक्ति को अभी आ गई आवाज था, और मगरमच्छ को भोली भाली आम जनता जो है किस तरह से पीसी रहती थी, वहां पे किस तरह से न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था का दोहन हुआ करता था, जिस तरह से नंगा नाच हुआ करता था, वो दौर हमें याद है। 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव की बात करें, उनके शासनकाल में क्या हुआ करता था। और बात आपने कहा, अभी आपको ये प्रमाण देना पड़ेगा, सम्राट चौधरी की सर्टिफिकेट की बात आपने करी, 7वीं पास है, ये प्रमाण आपके पास है क्या? लेकिन हाँ, हमारे पास प्रमाण है कि वो 10वीं पास नहीं कर पाए। आप बताइए, एक मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे लालू प्रसाद यादव लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी जो है वो, लेकिन ये बड़ा समझना मुश्किल है, ये बड़ा समझना मुश्किल है। बेटा जो है, ठीक है, ओके, अब इससे आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये बड़ा समझना मुश्किल है जब आप लोग सब इतना परिवारवाद और वंशवाद पर आरोप लगाते हैं। तरुण साहब, मिश्रा साहब, फिर आप भूल जाते हैं ये कहने से। आप बोलिए, मेरे कुछ कहने पर ही आपको आवाज नहीं आती, जैसी रमनीश जी कहते हैं आपको फौरन सब टकाटक आवाज आने लगती है साहब। ये आपको फिर कहना चाहिए तब कि भाई तेजस्वी जी हट जाएंगे, आरजेडी नहीं संभालेंगे, तेजस्वी जी हट जाएंगे क्योंकि हम तो वंशवाद के खिलाफ हैं। कह दे रंजीत मिश्रा जी, राहुल गांधी हट जाएंगे क्योंकि हम तो वंशवाद के बड़े खिलाफ हैं जी। लेकिन अपना वंशवाद चले तो चले, बाकियों की गारंटी चाहिए कि निशांत कभी भविष्य की राजनीति में नहीं आएंगे, लिखकर दे रहे हैं क्या? तो ऐसा नहीं होता है साहब। अनामिका जी जवाब दीजिएगा, फिर मिश्रा साहब आपसे, फिर अजय साहब आप भी बोलना चाह रहे थे, पहले अनामिका जी आपके पास आ रही। देखिए, ये कांग्रेस और आरजेडी के प्रवक्ता जिस तरह से बोलते हैं, उसी की वजह से आज इनकी इतनी सीटें आई है। बिहार की जनता ने इन्हें जवाब दिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, निपटाने की बात कर रहे हैं, तो बिहार की जनता ने भैया आपको निपटा दिया, और देश स्तर पर भी आपको निपटाने की तैयारी है भारत की जनता की। तो आप कांग्रेस वाले तो चिंता मत ही करें। और ये आरजेडी वाले सामाजिक न्याय और अपराध की बात करते हो, अपराध तो आपके घर से ही होती थी ना। अपहरण की योजना तो सीएम आवास से बनती थी, और आज आपको अपहरण के आंकड़े पेश कर रहे हैं, आप बलात्कार के आंकड़े पेश कर रहे हैं। अरे बिहार की बेटियों से जाकर पूछिए कि आज बिहार की बेटियां रात बेरात भी काम करके घर लौटती हैं, और उनकी माँ निश्चित रहती है कि हमारी बेटी काम करने गई है और वो सही समय पर घर आएगी। और जब आपका लालू जी का शासन था ना, तो जब बेटा घर से बाहर निकलता था ना, तब भी माँ बाप डर के रहते थे घर में कि हमारा बेटा सुरक्षित वापस। ठीक है अनामिका जी, एक सवाल फिर उसके बाद में आगे बढ़ती हूँ। अनामिका जी एक सवाल, आप ये बता दीजिए कि बिहार में सम्राट चौधरी के सीएम बनने के साथ नीतीश मॉडल। अनामिका जी मेरा सवाल यही था, और साथ ही 30 सेकंड्स रखेंगे अनामिका जी के जवाब के लिए। अनामिका जी, अब बिहार में सम्राट चौधरी के चेहरे के साथ
नीतीश मॉडल कंटिन्यू होगा या बीजेपी मॉडल सरपास करेगा नीतीश मॉडल को? देखिए, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में ही ये एनडीए की सरकार बनी है और ये मुख्यमंत्री भी हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। सभी शीर्ष नेतृत्व गणों ने उनकर मिलकर चुना, तो इस पर तो कोई सवाल ही नहीं है बीजेपी बनाएगी और कोई अन्य दल। यहाँ पे एनडीए की सरकार है, एनडीए के मुख्यमंत्री है और निश्चित तौर पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का मार्गदर्शन रहेगा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन रहेगा और बिहार को बहुत आगे लेके जाना है, भारत को विकसित भारत बनाना है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद आदरणीय सम्राट चौधरी जी को मिला है। सभी शीर्ष नेतृत्व गणों ने, जितने हमारे घटक दल के नेतृत्व हैं, सब ने रंजीत जी 1 मिनट का टाइमर रख रही हूँ आपके कमेंट के लिए और सभी लोगों की सहमति। ठीक है रंजीत जी। पूर्णिमा जी, पहली बात, अगर नीतीश जी इतना ही अच्छा काम कर रहे थे तो फिर उन्हें अचानक बदलने की जरूरत इनको क्यों पड़ी? और अभी चुनाव तो जीत कर ही नीतीश कुमार के नाम पर आए थे, फिर उन्हें क्यों बाहर का रास्ता दिखा दिया? दूसरी बात कि रमनीश जी अभी कह रहे थे कि सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय में बहुत अच्छा काम किए। जब से वह गृह मंत्री बने बिहार का डाटा देख लीजिए, हर दिन बिहार में हत्या, गोलीकांड और इस तरह के आपको वारदात दिखाई देंगे। गर्दन काट के फुटबॉल की तरह लोग खेल रहे हैं बिहार में और आप कहते हैं कि गृह मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह का तर्क न दे तो बेहतर है। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि नीतीश जी के विकल्प सम्राट चौधरी नहीं हो सकते हैं। दोनों के व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर है और सम्राट जी का जो छवि रही है पूर्णिमा जी, वो दागदार रही है, चाहे वो हत्या के आरोप रहे हों, शिक्षा संबंधी आरोप रहे हों। लेकिन आज बड़ा सम्मान नीतीश कुमार जी के लिए जो सबको याद आ रहा है, आप लोग पलटू राम कहते कहते थकते नहीं थे उन्हीं नीतीश कुमार को, ये कहते हुए कि नीतीश कुमार को तो अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, चुनाव प्रचार के भी लायक नहीं बचे हैं। तो ये आप ही लोग कहने वाले थे। कुंवर अजय सिंह साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट जल्दी से, फिर आपके पास मैं आती हूँ अनुज कुमार जी, जल्दी से। पहले अजय जी। पूर्णिमा जी, सबसे पहले बिहार प्रदेशवासियों को और पूरे देशवासियों को इस लोकतंत्र के पराकाष्ठा पे आज ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और बिहार के नेतृत्व की जिम्मेदारी लेने के लिए सम्राट चौधरी जी को भी ढेर सारी बधाई। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूं कि अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर कुछ लोग गए इस पे छोड़ पैरों की निशानी। तो ये वही निशानी होगी जो नीतीश कुमार जी ने अपने पैरों की निशानी बिहार की जनता के लिए छोड़ दिया, वो कर्पूरी ठाकुर की निशानी रही और बिहार की चहुमुखी विकास की निशानी है। और इसी निशानी पे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि सम्राट चौधरी जी भी आगे चलते हुए बिहार प्रदेश की चहुमुखी विकास करेंगे। जिस बिहार में पूर्णिमा जी सम्राट अशोक जैसे महान शासक को जन्म दिया, मुझे लगता है उसी महान सम्राट अशोक के शासन को उदाहरण लेते हुए उनकी प्रतिमूर्ति प्रतीक के रूप में, और आज सम्राट चौधरी भी मुझे लगता है विकास, जन कल्याण और कानून व्यवस्था का एक नया अध्याय खोलेंगे। क्योंकि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार और खास करके देखा जाए तो बिहार में केंद्र और बिहार की जो जिस तरह से युति है, उसमें मुझे लगता है बिहार बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, इसमें पूरे आम जनता जो बिहार का उसका विकास होगा और हम लोग इसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हैं। बहरहाल जश्न की तस्वीरें लगातार आ रही हैं और साथ ही पटना में, बिहार में जगह जगह देखिए जश्न मनाया जा रहा है, आतिशबाजी हो रही है, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, क्योंकि आज वो मौका है जब बिहार में सम्राट चौधरी को विधानमंडल का नेता चुन लिया गया है। कल होगा शपथ ग्रहण। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अनामिका पासवान जी, रंजीत जी, अनुज कुमार तरुण साहब हमारे साथ थे, अजय सिंह साहब, रमनीश जी, धन्यवाद आप सभी का दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।